थर्मल फिजिक्स का अगर आप वेटेज देखोगे तो नीट में ऑन एन एवरेज यहाँ से 4 to 6 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों 4 to 6 क्वेश्चन मतलब यहाँ से आपके 16 to 24 मार्क्स बनेंगे नीट एग्जाम में यहाँ से आपके 16 to 24 मार्क्स बनेंगे तो मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन ठीक है ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट होने दो या फिर जेईई मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट क्या होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस में अगर क्वेश्चन देखोगे तो मेंस में यहाँ से 2 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है बच्चों तो इसका इंपॉर्टेंस सभी को पता चल गया क्या है हीट इज आल्सो एनर्जी तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों दोनों में एक ही डिफरेंस है वर्क एंड हीट दोनों क्या है दोनों भी फॉर्म ऑफ एनर्जी दोनों भी क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो तरीका है वो होता है वर्क एंड हीट मतलब वर्क एंड हीट क्या है एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका ठीक है जैसे कि हीट जब टेंपरेचर डिफरेंस रहेगा तो वहां पे एनर्जी का फ्लो जो होता है उस एनर्जी के फ्लो को हम बोलते हैं कहीं पे आपको एनर्जी का ट्रांसफर करवाना है ठीक है कहीं पे आप एनर्जी का ट्रांसफर करवाना चाहते हो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है मुझे इसको ऊपर उठाना है तो इसके लिए मैंने मैकेनिकल एनर्जी यूज किया वही मैकेनिकल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ठीक है यही मैकेनिकल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इस केस में क्या हुआ मैंने फोर्स लगाया ठीक है फोर्स लगाने के कारण फोर्स अप्लाई करने के कारण जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको बोलते हैं वर्क टेंपरेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं हीट मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा मतलब उस बॉडी का टेंपरेचर ज्यादा वो बॉडी कैसे होगा हॉट वो बॉडी कैसे होगा हॉट रहे अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगा इसका मीनिंग क्या होता है उसका सो हेलो बच्चों आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा आपके इसी प्रिपरेशन में जान डालने के लिए मैं आज लेके आया हूं थर्मल फिजिक्स 10 डेज चैलेंज सो बच्चों आने वाले 10 डेज में हम थर्मल फिजिक्स का पूरा पार्ट कंप्लीट करने वाले सो ये जो थर्मल फिजिक्स का यूनिट है इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक लर्न करेंगे सो बच्चों थर्मल फिजिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक हमें लर्न करना है वो है थर्मोमेट्री थर्मोमेट्री में हम टेम्परेचर से रिलेटेड पूरा पार्ट कंप्लीट करें ठीक है टेम्परेचर क्या होता है हीट क्या होगा ठीक है उसके साथ टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल पे कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में हम कहाँ पे स्टडी करेंगे थर्मोमेट्री उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा थर्मल एक्सपांशन सो बच्चों थर्मल एक्सपांशन में हम क्या स्टडी करेंगे जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते ठीक है जैसे कि कोई भी सब्सटेंस अपने पास है ये सब्सटेंस हमारे पास वाटर बॉटल इसको जब हम हीट करेंगे तो इसका एक्सपांशन होता है ठीक है ये क्या करता है एक्सपांड करता है इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भागते तो मतलब उसका एक्सपांशन होता है तो उस एक्सपांशन के बारे में हम थर्मल कहाँ पे लर्न करेंगे थर्मल एक्सपांशन में उसका स्टडी करेंगे उसके बाद बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा कैलोरीमेट्री बच्चों कैलोरीमेट्री में हम क्या लर्न करेंगे कैलोरीमेट्री में हम स्टडी करेंगे किस तरीके से हीट को मेजर किया जाता है ठीक है हीट को किस तरीके से मेजर करेंगे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आएगा ट्रांसमिशन ऑफ हीट सो ट्रांसमिशन ऑफ हीट में हम क्या लर्न करेंगे सपोज हमारे पास कोई भी हीट को कंडक्ट करने वाला सब्सटेंस है सपोज ये हीट को कंडक्ट करने वाला क्या है मटेरियल है तो जब हम इसके एक एंड को हीट करेंगे तो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो हीट यहाँ पे ही नहीं रुकेगा वो हीट का फ्लो कहाँ पे होगा आगे हो तो हीट का फ्लो कैसे होता है ये हम कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसमिशन ऑफ हीट में उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ठीक है बच्चों जो लास्ट के दो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स ये किससे रिलेटेड पार्ट है तो ये पार्ट रिलेटेड है गैस से किससे रिलेटेड है बच्चों गैस से रिलेटेड है एंड मोस्टली पार्ट आइडियल गैस से रिलेटेड अब ये आइडियल गैस क्या होता है हम कहाँ पे लर्न करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ठीक है गैस का जो बिहेवियर है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या फिर गैस को हीट करने पे क्या क्या चेंजेस दिखाई देते गैस किस तरीके से वर्क डन करता है ये सब कुछ हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स में क्या करेंगे बच्चों लर्न करेंगे ठीक है सो चलो फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स बच्चों थर्मल फिजिक्स का अगर आप वेटेज देखोगे तो नीट में ऑन एन एवरेज यहाँ से 4 to 6 क्वेश्चन आते कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों 4 to 6 क्वेश्चन मतलब यहाँ से आपके 16 to 24 मार्क्स बनेंगे नीट एग्जाम में यहाँ से आपके 16 to 24 मार्क्स बनेंगे तो मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन ठीक है ये यूनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट होने दो या फिर जेईई मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट क्या होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस में अगर क्वेश्चन देखोगे तो मेंस में यहाँ से 2 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं
ठीक है बच्चों, तो इसका इंपॉर्टेंस सभी को पता चल गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्मोमेट्री से। ठीक है, पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या है बच्चों, थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड हर एक बात, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, पीएचडी करेंगे। तो चलो देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। सो बच्चों, आपने टेम्परेचर वर्ड बचपन से सुना है, ठीक है, कि टेम्परेचर क्या होता है, आज का टेम्परेचर इतना है। जैसे कि आप सुनते हो समर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, या फिर विंटर में टेम्परेचर कम होता है। तो ये किसके टेम्परेचर की बात होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। सो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। वैसे हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना टेम्परेचर होता है। सो ये टेम्परेचर क्या है बच्चों, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा बच्चों अपना, टेम्परेचर। और टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर से देखोगे तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों हमारे पास फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती, ठीक है। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें से एक क्या होता है, टेम्परेचर होता है। सो कोई भी जब फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसका यूज हम किसके लिए करते हैं, किसी का भी मेजरमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें किसी का मोशन मेजर करना है, ठीक है, क्या मेजर करना है, मोशन, तब हम वेलोसिटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूज करते हैं, या फिर हम किसका यूज करते हैं, स्पीड का यूज करते हैं। स्पीड का यूज किया जाता है। सो इस तरीके से इन क्वांटिटीज को मेजर करके हम मोशन का मेजरमेंट करते हैं। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या होगा, उसका मोशन ज्यादा है। किसी बॉडी का अगर स्पीड ज्यादा है तो उसका मीनिंग भी क्या होगा बच्चों, उसका मोशन ज्यादा है, ठीक है, उसका मोशन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 2 फ्रेंड्स हैं, ये आपका पहला फ्रेंड एंड आके बनाती है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट फ्रेंड एंड सेकेंड फ्रेंड। सेकेंड फ्रेंड आपका पतलू है, फर्स्ट फ्रेंड कैसा है, मोटू, एंड सेकेंड फ्रेंड कैसा है, पतलू। अब ये जो मोटू फ्रेंड है ये भाग रहा है, ठीक है, कितने से भाग रहा है, सपोज ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और वो किसके पीछे भाग रहा है, आपके पतलू फ्रेंड के पीछे, ठीक है, पतलू फ्रेंड के पीछे भाग रहा है विथ वेलोसिटी। पतलू फ्रेंड आगे भाग रहा है कितने वेलोसिटी से, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे अगर किसी ने पूछा इस मोटू और पतलू में किसका मोशन ज्यादा है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे, अरे यहाँ पे पतलू की वेलोसिटी ज्यादा है तो पतलू का जो मोशन रहेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। पतलू का मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और मोटू का वेलोसिटी कम है तो मोटू का मोशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मोशन को मेजर करते हैं। सिमिलरली हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस मेजर करना है तो हम किसका यूज करते हैं, टेम्परेचर। किसका यूज करते हैं बच्चों, टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया तो आ गया होगा आपको कि टेम्परेचर का यूज किसके लिए किया जाता है। जैसे कि वेलोसिटी है, स्पीड है, इनका यूज किसके लिए करते हैं बच्चों, हम मोशन को मेजर करने के लिए। सिमिलरली टेम्परेचर का यूज हम किसके लिए करते हैं, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस मेजर करने, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस मेजर करने के लिए टेम्परेचर का यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अब देखो, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास क्या है बच्चों, एक कंटेनर है एंड उस कंटेनर में आइडियल गैस है। सपोज मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक कंटेनर है एंड कंटेनर में कौन प्रेजेंट है बच्चों, आइडियल गैस। कौन प्रेजेंट है, आइडियल गैस प्रेजेंट।
आइडियल गैस प्रेजेंट, ठीक है। कंटेनर में कौन प्रेजेंट है? आइडियल गैस प्रेजेंट, ठीक है। सो आपने बोला कि इस आइडियल गैस का टेम्परेचर कम है, आइडियल गैस का टेम्परेचर क्या है? कम है। तो आइडियल गैस का टेम्परेचर कम है, इसका मीनिंग होता है कि उस आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है, उन मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है। सो टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर कम होता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या होता है बच्चों? कम होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? कम। और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका मीनिंग होता है कि उसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब जब हम ये बोलेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मीनिंग होता है टेम्परेचर ज्यादा है। और जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर क्या है? कम है। तो इसका मीनिंग होता है टेम्परेचर ही क्या है? टेम्परेचर ही किसी मॉलिक्यूल का क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। जो मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है, उन मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, उसी का मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर। सो जब आप बोलते हो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? कम होगा। जब आप वेदर की बात करते हो, ठीक है, रोज आपके मोबाइल में भी आप देखते हो, मोबाइल में आपका मोबाइल वेदर शो करता है, तो वहां पे टेम्परेचर आता है, ठीक है, टेम्परेचर आता है। समर में वो आपको ज्यादा दिखता है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस दिखता है, एंड विंटर में वो कम होता है एज कंपेयर टू समर। विंटर में वेदर कैसे होता है? टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? कम होता है। अब इसी का मीनिंग क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो टेम्परेचर है ये क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मुझे एक बात बताओ, जब हम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है या फिर कम है ऐसा बोलते हैं, तो उसी का मीनिंग क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा, इसका मीनिंग क्या होता है? जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मतलब समर में क्या होता है? सन ज्यादा रेडिएशंस इमिट करेगा, तो उन रेडिएशंस को ये गैस क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, तो ये गैसेस क्या करते हैं? उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर उन रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, इसका मीनिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो जब आप एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करते हो, ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को जब हम मेजर करते हैं तो वो कभी ज्यादा दिखाई देता है या फिर कभी कम दिखाई देता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम कब होता है? जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर उन गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगा, एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनका काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होगा? कम रहे। और अगर ये टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कौन से गैस मॉलिक्यूल? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन प्रेजेंट होता है बच्चों? ये अगर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं?
सबको पता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, देन ऑक्सीजन है, एंड कुछ मात्रा में CO2 भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी आपको आइडिया आ गया होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, वो बॉडी कैसे होगा? हॉट। वो बॉडी कैसे होगा? हॉट रहे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगा, इसका मीनिंग क्या होता है? उसका टेम्परेचर कम होगा, वो बॉडी कैसे रहेगा? कोल्ड रहेगा। मतलब टेम्परेचर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को बच्चों कौन मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। कौन मेजर करता है बच्चों? टेम्परेचर। ठीक है, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को कौन मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक पार्ट आपको समझ में आया, टेम्परेचर का मुझे लगता है सबको फील आया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों, आज तक आपने या फिर मैंने ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा है वो क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। बट हमें फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमेशा कौन सा यूनिट यूज करना है बच्चों? केल्विन यूज कर। बिकॉज टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों, वो क्या होता है? केल्विन होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। एंड कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस it is commonly used unit for किसके लिए? यूनिट फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कॉमनली जो यूनिट यूज होता है उसका नाम डिग्री सेल्सियस है। बट ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन है। ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। हाँ, हम मोस्टली डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं होता कि उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस है। जब भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन होगा तो आपको सबसे पहले वो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगर फाइनली आंसर भी डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो पहले टेम्परेचर आपको केल्विन में ही फाइंड आउट करना है, एंड देन उस केल्विन को किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर से रिलेटेड ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। जल्दी से जल्दी इस पार्ट को अपने नोट्स में ऐड करो। ठीक है बच्चों, लिख लिया। चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। बच्चों, अभी जो नेक्स्ट पार्ट होगा, अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हीट से रिलेटेड जो भी बेसिक पार्ट है उसको हम लर्न करेंगे। ठीक है, हीट, और हीट को हम क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीट के बारे में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो बच्चों, हीट क्या होता है? ठीक है, हीट क्या होता है? सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्या है बच्चों? दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों का एरिया सेम है। दोनों का एरिया क्या है बच्चों? सेम है। इनका वॉल्यूम सेम है। एरिया और वॉल्यूम क्या है? सेम है। और इस बॉडी का मटेरियल भी सेम है। दोनों का मटेरियल भी क्या है बच्चों? सेम। सपोज ये जो बॉडी है, इस बॉडी का इनिशियली टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था और इस बॉडी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। अब आपने क्या किया?
इन दोनों बॉडीज को, दो बॉडीज को कांटेक्ट में रख। सो टेम्परेचर का पॉइंट तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। मुझे एक बात बताओ, इस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या होगा? उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? कम रहेगा। अब हमने क्या किया, उन दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लेके आए। हम दोनों ने क्या किया, उन ऑब्जेक्ट को, वो जो दो ऑब्जेक्ट है उन दो ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में लेके आए। तो इनका एरिया सेम है, वॉल्यूम सेम है, एंड मटेरियल भी क्या है बच्चों? सेम है। मटेरियल भी क्या है बच्चों? सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस की रीजन की वजह से हीट का फ्लो होगा, ठीक है। हीट अभी वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं। एनर्जी का फ्लो, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, एनर्जी का फ्लो कहां से कहां पे हो रहा है? हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। कब तक होगा? दोनों बॉडी की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ये सिमिलर है, तो जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी का फ्लो होगा। तो कब तक होगा? जब तक दो बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल ना हो। तो 70 डिवाइडेड बाई 2, 35 डिग्री सेल्सियस। जब तक दो बॉडीज का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होगा। अब समझो, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का जो फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो करता है, कहां से कहां फ्लो करता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो एनर्जी का ट्रांसफर है उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट। फिर से सुनो, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है इसको हम क्या बोलते हैं? हीट। इसको हम क्या बोलते हैं? हीट। मतलब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहली बात तो इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात आपको समझा। ये जो एनर्जी है वो कैसे फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर या फिर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। फॉर्म ऑफ एनर्जी flow from is a form of energy, flow from hot body to cold body। hot body से कहां पे जाएगा बच्चों? ये cold body, hot body to cold body। hot body से कहां पे जाएगा बच्चों? ये cold body में एनर्जी फ्लो करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। सो हीट तो आपको समझा। हीट मतलब एनर्जी है जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रहा है। ये क्लियर हुआ? चलो अब देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट देखा केल्विन होता है, या फिर कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। एक बात अच्छे से ध्यान में रखो कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, केल्विन होता है, केल्विन होता है। कॉमनली क्या यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। सो हीट का यूनिट होता है जूल। हीट का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल, ठीक है। और कभी कभी हम क्या यूज करते हैं बच्चों? कैलोरी। क्या यूज करते हैं? कैलोरी, कैलोरी। बट कैलोरी ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट नहीं है बच्चों। जो कैलोरी यूनिट है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में हीट या फिर कोई एनर्जी कैलोरी में गिवन है तो उसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.18 जूल से। 1 कैलोरी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? 4.18 जूल्स, 4.18 जूल्स, ठीक है। सो ये याद करना, क्या करना है बच्चों? याद करना, ठीक है। बिकॉज कन्वर्जन की जरूरत कहीं पर भी पड़ सकती है, तो वहां पे आपको कैलोरी एंड जूल का डिफरेंस
किस तरीके से कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने देखा कि जब तक दो बॉडीज का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक एनर्जी का फ्लो करेगा, एनर्जी का फ्लो होगा, एंड उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। सो बच्चों एक क्वेश्चन आपको आया होगा, वर्क है और दूसरा हीट। एक क्या है, वर्क है एंड दूसरा क्या है, हीट। वर्क का यूनिट होता है बच्चों जूल, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। ये एनर्जी है, वर्क क्या है, एक एनर्जी है, एंड ये क्या है बच्चों, हीट क्या है, हीट इज ऑल्सो एनर्जी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, दोनों में एक ही डिफरेंस है, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट दोनों क्या है, दोनों भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, दोनों भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो तरीका है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का जो तरीका है वो होता है वर्क एंड हीट। मतलब वर्क एंड हीट क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका, ठीक है। जैसे कि हीट, जब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो वहां पे एनर्जी का फ्लो जो होता है, उस एनर्जी के फ्लो को हम बोलते हैं हीट। कहीं पे आपको एनर्जी का ट्रांसफर करवाना है, ठीक है, कहीं पे आप एनर्जी का ट्रांसफर करवाना चाहते हो, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मुझे इसको ऊपर उठाना है, तो इसके लिए मैंने मैकेनिकल एनर्जी यूज किया, वही मैकेनिकल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, यही मैकेनिकल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण, फोर्स अप्लाई करने के कारण जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम वर्क। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं हीट। मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो अलग अलग तरीके, एक है हीट, दूसरा है वर्क डन। हीट के लिए मैंने क्या बोला, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। एंड अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को किसी टाइम, ठीक है, या फिर बच्चों कहीं पर आपको एनर्जी का फ्लो करवाने के लिए अगर फोर्स लगाना पड़े, क्या लगाना पड़े, फोर्स, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे वर्क, ठीक है। फोर्स की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं वर्क। एंड टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट। क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर है। चलो जल्दी से जल्दी ये वाला पार्ट लिखो। सपोज यहाँ पे मैं और एक पार्ट ऐड करता हूं कि two bodies, if two bodies are at same temperature, are at same temperature, same temperature, then flow or transfer of heat, transfer of heat will be zero, heat will be zero। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर पे है तो वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी कितना होता है बच्चों, जीरो। वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करता हूं, if external work done is zero, external work done is zero, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सटर्नल वर्क डन करोगे तो उस केस में दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे होने दो, या फिर कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में आपको हीट का ट्रांसफर करना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, आपको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में एनर्जी का फ्लो करवाना है तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन। तो स्टेटमेंट इतना ही लिखा है, it is impossible to transfer, it is impossible to transfer heat from colder body to hotter body, इतना ही लिखा है। तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। वो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हम हीट का फ्लो करवा सकते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा।
तो आगे वर्क डन का पॉइंट अगर नहीं लिखा है मतलब वो स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो। तो पूरा स्टेटमेंट आपको रीड करना है, ठीक है। जल्दी से जल्दी इस पार्ट को लिखो। ठीक है, मुझे लगता है हीट का सभी को अच्छे से फील आया होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। हीट क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा बच्चों आज के लेक्चर का, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोमेट्री का। क्वेश्चन आएगा तो इधर से ही आएगा, ठीक है। चलो, सो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बच्चों थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बच्चों? थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर की हेल्प से हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? थर्मोमेट्री एंड स्टडी ऑफ टेम्परेचर। स्टडी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के स्टडी को हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। स्टडी ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, ठीक है। सो बच्चों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं? स्केल्स। और इस टॉपिक में या फिर हमारे सिलेबस में टोटल 3 स्केल्स है। जो फर्स्ट स्केल है बच्चों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, दैट इज सेल्सियस स्केल। फर्स्ट स्केल क्या है बच्चों? सेल्सियस स्केल। सेकेंड स्केल है बच्चों अपने पास केल्विन स्केल। सेकेंड क्या है बच्चों? केल्विन स्केल। थर्ड स्केल जो है बच्चों दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये 3 स्केल। चलो थर्मोमीटर की एक बार बात करते हैं। तो बच्चों थर्मोमीटर के बारे में आपको पता चल ही चुका है कि थर्मोमीटर मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। थर्मोमीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं बच्चों? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब ये जो थर्मोमीटर है इसके ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। हर एक थर्मोमीटर के ऊपर या फिर हर एक स्केल में थर्मोमीटर के ऊपर 2 पॉइंट रहते हैं। उसमें से एक पॉइंट होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यल या पी बोलते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यल या पी। और दूसरा पॉइंट रहता है बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्या बताता है? उस स्केल के ऊपर, ठीक है, उस स्केल के ऊपर वाटर का या फिर आइस कब मेल्ट होता है। सो लोअर फिक्स पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एंड बच्चों जो सेकेंड पॉइंट होता है, ठीक है, थर्मोमीटर के ऊपर जो सेकेंड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपर फिक्स्ड पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपर फिक्स्ड पॉइंट। अपर फिक्स्ड पॉइंट का मीनिंग होता है उस स्केल में वाटर का बॉइलिंग कौन से टेम्परेचर पे होता है।
सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपर फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स है, सेल्सियस स्केल, ठीक है, एक रहेगा अपना लोअर फिक्स पॉइंट, दूसरा रहेगा अपर फिक्स पॉइंट। यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्सियस स्केल की, सेल्सियस स्केल, इधर हम बात करेंगे केल्विन स्केल की, केल्विन स्केल। एंड लास्ट में फ़ारेनहाइट स्केल। लास्ट स्केल जो रहेगा बच्चों दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। बच्चों सेल्सियस स्केल होने दो, केल्विन स्केल होने दो या फिर फ़ारेनहाइट स्केल, इन तीनों स्केल के ऊपर या फिर टेम्परेचर को मेजर करने वाला कोई न्यू स्केल अगर डिस्कवर हुआ तो उसके ऊपर दो फिक्स पॉइंट होते हैं, एक है लोअर फिक्स पॉइंट, उस पॉइंट पे लोअर फिक्स पॉइंट पे क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट करता है, एंड दूसरा होता है अपर फिक्स पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, वाटर का बॉइलिंग होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे होता है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पे। एंड अपर फिक्स पॉइंट या फिर वाटर का बॉइलिंग कहाँ पे होता है बच्चों, सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट होता है 273.15 केल्विन पे, एंड अपर फिक्स पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट होता है बच्चों 32 फ़ारेनहाइट या फिर इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोला जाता है, और अपर फिक्स पॉइंट होता है बच्चों 212 फ़ारेनहाइट। कहाँ पे होता है, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 फ़ारेनहाइट इधर होता है। फिक्स पॉइंट समझे सबको, ये वाला पार्ट लिख के ले लो, मुझे इसको यहां से मिटाना पड़ेगा, लिख के लिया, चलो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। फिक्स पॉइंट क्लियर हुए सबको, सेल्सियस स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल पे अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट कितना रहेगा, केल्विन स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 केल्विन एंड अपर फिक्स पॉइंट 373.15 केल्विन। फ़ारेनहाइट स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट, फ़ारेनहाइट स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमें क्या करना है, इन स्केल के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, इन स्केल के बीच का क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन। चलो सबसे पहले केल्विन स्केल एंड डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करते हैं। सो वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं केल्विन, ठीक है, केल्विन स्केल, एंड एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं सेल्सियस स्केल। कौन सा स्केल लिया, सेल्सियस स्केल। देखो बच्चों, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे 0 है, उस टाइम पे केल्विन स्केल पे कितना होता है, 273। तो मैं एज्यूम करता हूं कि यहाँ पे 273.15 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 373.15 केल्विन टेम्परेचर। अब अपर फिक्स पॉइंट पे जाते हैं, सपोज यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट पे डिग्री सेल्सियस में अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जब ये पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो केल्विन में वो कितना होता है, 373 केल्विन। कितना होता है बच्चों, 373 केल्विन। सो यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट इज 373.15 केल्विन, ठीक है। इन पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं, इन पॉइंट को हमने क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। और देखो यहां से एक
सेल्सियस स्केल पे एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, सपोज C डिग्री सेल्सियस पे वो पॉइंट है और इसके करस्पॉन्डिंग में केल्विन पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर को आपने बोला K, ठीक है। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए C K, तो इनको ज्वाइन कर लो। छी छी बहुत गंदा बना। नोट्स ऐड करते जाना है आपको, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देना है। चलो, सो इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ बन चुका है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक ये वाला बड़ा ट्रायंगल है, दिस इज लार्जर ट्रायंगल, एंड इसमें ही एक हमारे पास स्मॉलर ट्रायंगल, ये वाला क्या है अपने पास स्मॉलर ट्रायंगल, एक है लार्जर ट्रायंगल, दूसरा है स्मॉलर ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर, दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर, तो मुझे बताओ दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सेम है, सो दिस साइड ये वाला ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल का ये साइड, बड़े ट्रायंगल का ये साइड, ठीक है, छोटे ट्रायंगल का ये साइड और बड़े ट्रायंगल का ये पूरा साइड, इनका रेशो क्या रहेगा बच्चों, इक्वल रहेगा। इनका रेशो क्या रहेगा, इक्वल। देखो पहली बात तो ये वाला, सो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, तो ये साइड कितना है, केल्विन माइनस, देखो केल्विन माइनस 273.15 अपॉन ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड, तो ये वाला साइड कितना है बच्चों 373.15 माइनस 273.15, यही तो है, ये 373 पे ये 273, ठीक है, 373 में से 273 माइनस करोगे तो इतना पार्ट आएगा। सिमिलरली दिस साइड, ये वाला साइड डिवाइडेड बाय ये पूरा साइड, ये वाला साइड कितना है बच्चों सेल्सियस माइनस 0, सेल्सियस माइनस 0, हाँ, फिर ये वाला पार्ट बताओ 100 माइनस, यहाँ पे फिर से 0 है, सो 100 माइनस 0, ये रिलेशन हमें मिला। यहां से क्या पता चलता है, केल्विन मतलब केल्विन में कुछ टेम्परेचर है, केल्विन में कुछ रीडिंग आएगा, केल्विन माइनस 273.15 क्या था, लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय 373.15 क्या है, अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट माइनस ये क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट। चलो सिमिलरली मुझे यहाँ पे बताओ सेल्सियस में कुछ रीडिंग होगा, माइनस 0 मतलब लोअर फिक्स पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल, लोअर फिक्स पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाय 100 क्या था, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इसका मीनिंग होता है किसी भी स्केल पे, कोई भी नया स्केल होने दो, क्वेश्चन में आपको कोई भी स्केल गिवन हो, उस स्केल पे रीडिंग, ये क्या है केल्विन स्केल पे रीडिंग, ये क्या है सेल्सियस स्केल पे रीडिंग, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, थर्मोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या याद करना है आपको, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। यहां से आपको कॉन्सेप्ट से भी क्लियर हो गया कि यही आएगा, ठीक है, तो याद रहेगा सबको क्या बोला मैंने, रीडिंग माइनस, रीडिंग मतलब उस स्केल के ऊपर कितना रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट LFP, ठीक है, LFP मतलब लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, और ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कोई भी स्केल होने दो,
दुनिया का कोई भी स्केल होने दो, उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? ठीक। सो अब हम केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल पे जो रीडिंग आएगा एंड सेल्सियस स्केल पे जो रीडिंग आएगा या फिर फ़ारेनहाइट स्केल पे जो रीडिंग आएगा, उनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, रिलेशन। चलो तो चलो फाइंड आउट करते हैं रिलेशन। कौन सा रिलेशन? अरे फिजिक्स में जो रिलेशन आता है वो रिलेशन, नहीं तो रिलेशन। रिलेशन बोले तो एक ही बात याद आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमें ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सबको, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। नोट्स में इस पार्ट को ऐड करते जाना बच्चों। जो भी एग्जाम आपको क्लियर करना है, उस एग्जाम में अच्छा ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, तो जब टीचर आपको आगे पढ़ा रहा है, जो टीचर ने बोला, जो टीचर ने बोर्ड के ऊपर लिखा, वो आपके नोट्स में होना चाहिए। और सिर्फ नोट्स में नहीं होना चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। नहीं तो नोट्स में ऐड कर लिया, फिजिक्स के 5 नोटबुक भर गए, लेकिन दिमाग में 5 वर्ड भी नहीं भरे, तो इसका कुछ मीनिंग होगा क्या? नहीं, ठीक है, इसका कुछ भी यूज नहीं। सो कोई भी एग्जाम होने दो, नीट होने दो, अभी आपका आने वाला JEE मेंस होने दो बच्चों, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था 10th में, मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। इतना एवरेज था कि 10th के रिजल्ट के बाद, और जब मैं 11th में गया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था। मेरे से बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट थे जिनका 10th में 95 आया है, 90 आया है, ये बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। मेरा तो 10th में 85 आया है। 85 मतलब मेरे क्लास के स्टूडेंट को अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, मेरे क्लास के फ्रेंड्स को, जो भी स्टूडेंट थे उनके साथ अगर 85 को कंपेयर करोगे तो ये बहुत कम स्कोर। इस रीजन की वजह से मुझे क्या लगता था कि 10th में मैं ऑलमोस्ट क्लास के 20 स्टूडेंट से पीछे हूँ। सो ऑल इंडिया के कंपटीशन में, ऑल इंडिया जब मैं नीट का एग्जाम दूंगा, तो उसकी नीट एग्जाम में ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर करेंगे। सो उन 20 लाख स्टूडेंट्स में मेरा रैंक कितना है? ये जो अभी 20 स्टूडेंट मेरे सामने है, यही 20 स्टूडेंट्स रहेंगे। उन ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी स्कूल है, इसमें स्टूडेंट के 95% के ऊपर स्कोर आता है, 90% के ऊपर आता है, मेरा तो 85 था। सो मैं यही सोचता था उस टाइम पे, लेकिन बाद में मुझे एक बात पता चला कि मुझे कभी भी उनके साथ कंपटीशन नहीं करना, मुझे कंपटीशन करना है मेरे खुद के साथ। मुझे कंपटीशन करना था 720 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 720 के लिए। अगर मैं 720 मार्क्स के लिए खुद से कंपटीशन करूंगा, मेरा हमेशा टारगेट अगर 720 मार्क्स रहेगा, तब अगर मेरा कभी 720 आता भी है, उसका मीनिंग है मैं सबसे आगे हूं। उसका मीनिंग क्या है? मैं सबसे आगे हूं और मैं सिलेक्शन की तरफ जा रहा हूं, मैं सही ट्रैक पर। अगर आप दूसरे किसी के साथ कंपैरिजन करते हो, दूसरे किसी के साथ कंपटीशन करते हो, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं। अगर आपको कंपटीशन करना है तो खुद के साथ करो। अगर इस टेस्ट में आपके 500 मार्क्स आए तो सोचो कि मेरे बाकी के मार्क्स किधर गए। मैंने तो पढ़ा था 720 के लिए, लेकिन मेरा 500 आया। तो जब आप ये सोचोगे, खुद के साथ कंपटीशन करोगे, और हर एक टेस्ट में जब आप टारगेट 720 मार्क्स का रखोगे, या फिर मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो हमेशा टारगेट अगर आप आउट ऑफ का रखोगे, तब जाके आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा। और बच्चों, एंट्रेंस के एग्जाम को क्रैक करना, एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स लाना, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम आपसे दो ही बातें मांगता है, एक है प्रैक्टिस, दूसरा है रिवीजन। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा उस पार्ट को रिवाइज करोगे, टाइम टू टाइम रिवीजन होना चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, देन कोई भी एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन जितने भी दिन बाकी है, उन दिनों में आपको जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। दिन रात एक करना पड़ेगा, दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, तब जाके आपका ड्रीम पूरा होगा। जो भी सपना आपने देखा है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। वो पूरा करने के लिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स को लगता है कि आपने जो सपना देखा है
उनको पता है आपने क्या सपना देखा है, ठीक है, पेरेंट्स को भी पता है कि आपने क्या सपना देखा है। सो उसको अगर पूरा करना है तो जान लगानी पड़ती, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए जान लगानी पड़ेगी। बाकी के कॉम्पिटिटर मतलब जो स्टूडेंट्स एग्जाम को अपेयर करने वाले, वो स्टूडेंट जिस टाइम पे टाइम पास कर रहे हैं उस टाइम पे आपको मेहनत करना है, उस टाइम पे मेहनत करना है। अभी देखो टाइम पास करने का टाइम नहीं है, ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है, ये आप ऑल इंडिया एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। जो एग्जाम इंडिया के ऑलमोस्ट 25 लाख स्टूडेंट्स ये एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे। सो उसमें अगर 25,000 के नीचे आना है, 20,000 के नीचे आना है, पहले 5,000 में आना है, सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। जितने भी दिन बाकी है दिन रात एक कर दो, ठीक है, बाकी किसी भी बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, बाकी किसी भी बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तब आपके साथ कोई नहीं होगा। अच्छा रिजल्ट आएगा तो सभी आपके साथ होंगे, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा उस टाइम पे आपके साथ कोई भी नहीं हो, ठीक है। किसी के लिए सपोज कोई भी फ्रेंड है जिसके साथ आप टाइम पास कर रहे हो, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, तो ये टाइम पास करना बंद करो। ये कभी छोड़ के चले जाए वो आपको पता भी नहीं चले, समझ रहे हो, ये कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। उनका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम पे ये तो अपनी खुशी मनाएंगे, आपके दुख में कोई नहीं आएगा, ठीक है। जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा उस टाइम पे हर कोई आएगा, लेकिन जब आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा उस टाइम पे आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। उस टाइम पे आपके सपने टूटेंगे, आपके पेरेंट्स के सपने टूटेंगे। तो अगर उन सपनों को टूटते हुए नहीं देखना चाहते तो मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो एक दिन रिजल्ट मिलेगा ही, ठीक है। भगवान क्या देख रहा है? कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी मेहनत ले रहे हो, ठीक है, कितने डेडिकेशन के साथ आप पढ़ रहे हो, ये भगवान देख रहा है, और एक दिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मेरा एग्जाम्पल लोगे, मैं मेरे स्कूल में 10th के एग्जाम में 20 नंबर पे था। कितने नंबर पे? 20 नंबर। सो मेरा अगर नीट निकल सकता है तो आपका निकलना ही चाहिए, ठीक है। और 10th के मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, 11th और 12th में आप कितना मेहनत कर रहे हो। अभी जो भी दिन बाकी है उसमें दिन रात एक कर दो और एग्जाम के लिए वो टाइम दे दो। अगर बीच में आप टाइम पास करते हो तो आप टीचर के साथ चीट नहीं कर रहे हो, पेरेंट के साथ चीट नहीं कर रहे हो, आप आपके फ्यूचर के साथ चीट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने फ्यूचर के साथ चीट करोगे, पेरेंट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टीचर को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात माइंड में डाल लो, जब भी आप टाइम पास करोगे तो वो टाइम पास आप अपने फ्यूचर के साथ कर रहे हो, अपने करियर के साथ कर रहे हो। ये बात ध्यान में रखते हुए टाइम पास करना, ठीक है। तो चलो ये इंपॉर्टेंट बात बताई मैं, ठीक है। कोई आपका साथ नहीं देता, आखिर तक आपका साथ कोई नहीं देता, खुद को ही खड़े रहना पड़ता है। जब बुरा वक्त आता है तो खुद को ही खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। सो दिन रात एक कर दो, ठीक है, मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। बिकॉज एक बार समझो कि नीट में JEE में आपका अच्छा ऑल इंडिया रैंक आया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो कितना मजा आएगा, ठीक है। अभी किसी इवेंट में डांस करने में जितना मजा नहीं आएगा उतना मजा तब आएगा जब, उससे ज्यादा मजा कब आएगा? जब रिजल्ट के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ डांस करो। जितना मजा दिवाली में पटाखे फोड़ने में नहीं आएगा उससे ज्यादा मजा कब आएगा? रिजल्ट के बाद पटाखे फोड़ने में, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले? सेल्सियस स्केल, सेल्सियम लिखा है, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल, इनके बीच का रिलेशन डिराइव करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन इधर से आएंगे बच्चों, और हम आज अच्छे खासे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसका टेंशन आप मत लो। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो उधर से ही आना, ठीक है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो हमने जो क्वेश्चन लाए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। चलो देखो, किसी भी स्केल के लिए रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मैं डिग्री सेल्सियस या फिर जो सेल्सियस स्केल है उसके लिए ये रिलेशन लिखता हूं,
जब मैं सेल्सियस स्केल के लिए रीडिंग C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये लिखा। चलो नेक्स्ट, केल्विन स्केल के लिए रीडिंग K माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 अपॉन 273 अपर फिक्स पॉइंट 373.15 माइनस 273.15 लेता हूं, इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल के लिए फ़ारेनहाइट F रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये लिए। सो सॉल्व करते हैं इसको। सेल्सियस माइनस 0 सेल्सियस 100 केल्विन माइनस 2 केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। इसमें से कोई भी रिलेशन आपको रटना नहीं है, जो मैंने आपको एक बात बताई, ठीक है। जैसे कि मैं ये रिलेशन डिराइव करता हूं सेल्सियस स्केल एंड केल्विन के बीच का, ठीक है बच्चों। मुझे यहां से कोई पॉइंट हटाना पड़ेगा, आपको आई होप कि आपने लिखा होगा, ठीक है। मैं अब क्या करता हूं, मुझे जैसे कि क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में मुझे सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल का रिलेशन यूज करना है, तो मेरे माइंड में एक ही बात रहेगी, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 केल्विन स्केल K माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 373.15 माइनस 273.15, ठीक है। सॉल्व किया, C बाय 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100 कैंसल। रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन इज सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273.15 सो दैट टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। खत्म। ये तो आपको पता ही है कि केल्विन में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर आएगा उसमें 273 ऐड करो, एग्जैक्ट नंबर होता है 273.1। सपोज मुझे सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का रिलेशन डिराइव करना है, तो मेरे माइंड में एक ही रहेगा, ठीक है। मेरे माइंड में एक ही होगा, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू कौन सा स्केल चाहिए, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में रीडिंग या माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32, सो सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। 20 से ये 5 से जाएगा, ये जाएगा 9 से, सो रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज C बाय 5 F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। खत्म। जो भी वैल्यूज गिवन रहेंगे उस टाइम पे देखेंगे और इस क्वेश्चन का आगे आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा दुनिया का कोई भी स्केल होने दो, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस इतना ही ध्यान में रखना है। थर्मोमेट्री एक ही पॉइंट पे चलेगा, वो पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हुआ यहां तक सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो लिख लो, जल्दी लिख लो। चलो यहां पे हमें रिलेशन क्या मिला है बच्चों, ग्राफ की तरफ फिर से चलेंगे। रिलेशन क्या मिला, केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब कोई भी रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपने इस पार्ट को लिखा होगा, मैं यहाँ पे इरेज करने जा रहा हूं। चलो इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा
स्टडी करते हैं, इसका स्लोप जो भी आएगा उसके बारे में स्टडी करें। ठीक है, इसको भी हटाता हूँ इधर से फ़ारेनहाइट को। सो देखो सेल्सियस स्केल की अगर बात करेंगे तो रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 इज इक्वल टू केल्विन स्केल पे रीडिंग के माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 373.15 minus lower fixed point 273.15. So Celsius C upon 100 is equal to K minus 273.15 upon 100. ठीक है, तो यहाँ से आपको समझा कि C is equal to K minus 273.15. ठीक है, 273.15. इसको अगर इधर भेजोगे सो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15, ये रिलेशन आता है, सबको क्लियर है। तो इसको अगर लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ हम कंपेयर करेंगे सो y इज इक्वल टू x एक्सिस पे कौन है c, तो यहाँ पे आएगा mx प्लस c। ठीक है, तो केल्विन वर्सेस सेल्सियस, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस ग्राफ का स्लोप कितना आएगा? देखो एक्स एक्सिस पे सी है, यहाँ पे 1 होगा, तो इस ग्राफ का स्लोप कितना रहेगा बच्चों? m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एंगल दिया थीटा। सो बच्चों स्लोप की अगर बात करोगे तो स्लोप क्या होता है? स्लोप इज tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा। तो स्लोप अभी कितना आ रहा है? 1। मतलब थीटा कितना होना चाहिए कि tan थीटा 1 आ जाए? तो थीटा कितना रहेगा बच्चों? 45 डिग्री। इधर कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बात ध्यान में रखते हुए चलो। अगर केल्विन वर्सेस सेल्सियस का ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ का रिलेशन क्या आता है? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15, वहां पे स्लोप आता है 1, तो थीटा पूछा जा सकता है, तो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा? 45 डिग्री, बिकॉज स्लोप कितना होता है? 1 होता है। tan थीटा कितना है? 1। कब होगा? थीटा 45 होने पे। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। कभी ना कभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आने के बाद सभी पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रख के चलो। सो क्लियर हुआ? ये किसका ग्राफ है? ये लिखने से पहले लिखो केल्विन वर्सेस सेल्सियस ग्राफ, और उसके बाद आपको ये पार्ट लिखना है, इसमें आपको इक्वेशन ऐड करना है, स्लोप लिखना है, थीटा लिखना है 45 डिग्री। चलो इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? एक बार बस फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मैं इसको यहां से मिटाऊंगा, जल्दी से जल्दी लिखो। चलो बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन हम करने वाले, उसके बाहर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पार्ट को बहुत अच्छे से करना है, रेगुलर टाइम पे प्रैक्टिस भी रखना है, तब जाके ये पॉसिबल बनेगा। दिस इज y एक्सिस एंड इधर हमने लिया x एक्सिस। चलो देखो, y एक्सिस पे लिया फ़ारेनहाइट और यहाँ पे लिया मैंने सेल्सियस। हम फ़ारेनहाइट वर्सेस सेल्सियस स्केल का ग्राफ बनाने जा। चलो, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है बच्चों? चलो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में ड्रॉ करो। फ़ारेनहाइट में कितना होता था? लोअर फिक्स पॉइंट 32 फ़ारेनहाइट। यस, तो यहाँ पे रहेगा 32 फ़ारेनहाइट, 32। ठीक है, जब मैं अपर फिक्स पॉइंट पे आऊँ तब वो जब डिग्री सेल्सियस में 100 रहता है तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना रहता था बच्चों? 212 यहाँ 212। चलो, सो इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ, जैसे पहले ग्राफ में किया था वही करना है, कुछ नया नहीं। चलो ये कर लिया। सो
इसे देख के अब आंसर मत बोलो, आपको ऑलरेडी पता है कि बीच में एक पॉइंट लेंगे, सेल्सियस स्केल पे वो C रहेगा, केल्विन स्केल पे वो K रहेगा, बट इसे देख के आंसर मत करो, ऑलरेडी आपको पता है। केल्विन स्केल के लिए क्या लिखोगे, रीडिंग ऑन केल्विन स्केल K माइनस, सॉरी केल्विन नहीं, यहाँ पे फ़ारेनहाइट, क्या आएगा, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है। रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल यह माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0, यह माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C अपॉन 100, ये जाएगा 5 से, ये जाएगा 9 से, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इधर ही रहने दो। आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c लाना है, मतलब y एक्सिस पे यफ इधर रखना है, ठीक है। सो ये कितना आएगा, 9 से इधर मल्टीप्लाई करो, यफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9c अपॉन 5, सो यफ इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इधर से आपको आंसर मिलेगा, जो आपको स्लोप मिल रहा है वो स्लोप किसके इक्वल है, यम x पे तो c आ रहा है, तो स्लोप देखो यम इज 9/5, यम इज 9/5, ठीक है, स्लोप 9/5 मिला, tan थीटा इज 9/5, so theta is tan inverse 9/5, tan inverse 9/5, क्लियर हुआ सबको, सबको क्लियर है, थीटा इज 9/5, थीटा इज tan inverse 9/5, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ग्राफ किसके बीच का था, यफ वर्सेस सी का, y एक्सिस पे यफ लिया है, x एक्सिस पे क्या है, c, सेल्सियस, क्लियर हुआ यहाँ तक। रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो अब हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल्स, चेंज इन टेम्परेचर, बच्चों आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर change in temperature on different scale, different scales। चलो इधर देखो 3 स्केल बनाता हूं मैं, सेल्सियस स्केल, सेकेंड के स्केल क्या होता है बच्चों, केल्विन स्केल, एंड थर्ड स्केल कौन सा लेते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। दिस इज सेल्सियस, केल्विन, एंड दिस वन इज फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों। चलो लोअर फिक्स पॉइंट लिखो 0, अपर फिक्स पॉइंट लिखो 100, लोअर फिक्स पॉइंट लिखो 273.15, अपर फिक्स पॉइंट लिखो 373.15, यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट लिखो 32, अपर फिक्स पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट, लिखा। देखो यहां से लेके इसके बीच में टोटल कितने इक्वल पार्ट है, 100 इक्वल पार्ट, यहाँ पर भी कितने पार्ट है, 100 इक्वल पार्ट, 100 इक्वल पार्ट्स, और यहाँ पे टोटल कितना पार्ट रहेगा, 180, कितना पार्ट रहेगा बच्चों, 180, कितने पार्ट्स है, 180। मतलब सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा, सपोज जब आप सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर 0 से 100 करते, 0 से 100 मतलब कितने से इंक्रीज हुआ, 100 से, तो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर कहां से कहा जाता है, 273.15 से 373.15 हो जाता है, मतलब 100 से ही चेंज हुआ। सो जितना चेंज सेल्सियस स्केल के ऊपर होगा वही चेंज किसके ऊपर होगा, केल्विन स्केल। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं चेंज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल is equal to change in temperature on Kelvin scale, change in temperature on Kelvin scale, ठीक है। सेल्सियस स्केल पे आपको दिया है कि सेल्सियस स्केल पे हमने टेम्परेचर
25 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया तो केल्विन स्केल पे कितने से चेंज होगा? तो 25 से ही होगा। अगर सेल्सियस स्केल पे 100 से चेंज करोगे तो केल्विन पे भी 100 से ही होगा। केल्विन स्केल पे 50 से चेंज किया तो सेल्सियस स्केल पे भी 50 से ही होगा। डन। अब हम आएंगे, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल पे किस तरीके से चेंज हो। तो देखो, आपने सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर 0 से 100 किया तो फ़ारेनहाइट स्केल पे वो कितना हो रहा है? 32 टू 212। मतलब सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर 100 से चेंज हुआ तो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर टेम्परेचर 180 से चेंज हो रहा है। मतलब ठीक है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस change is equal to 180 Fahrenheit change, 180 Fahrenheit change. So that 1 degree Celsius change, 1 degree Celsius change is equal to 100 को इधर लेके आओ तो कितना जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1.8 Fahrenheit change, 1.8 Fahrenheit change. So मतलब केल्विन स्केल पे या फिर सेल्सियस स्केल पे अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ तो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर वो कितने से चेंज होता है? 1.8 से। अगर आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 10 से चेंज कर रहे हो, अगर आपने सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 10 डिग्री से चेंज किया तो यहाँ पे कितने से चेंज होगा? 18। कितने से चेंज होगा बच्चों? 18 डिग्री। अगर सेल्सियस स्केल पे आपने टेम्परेचर 5 से चेंज किया, 1 से चेंज किया तो 1.8। देखो सेल्सियस स्केल में आपने 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया तो फ़ारेनहाइट स्केल में वो 1.8 फ़ारेनहाइट से चेंज होगा। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया तो 2 इंटू 1.8 फ़ारेनहाइट से चेंज होगा। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस से चेंज किया तो 3 इंटू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से चेंज होगा। सो दैट मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज डेल्टा ही लिखता हूं मैं। Change in temperature on Fahrenheit scale is equal to, ये क्या है? इधर 1 लिखा था, इधर 2 लिखा है, इधर 3 लिखा है। 2 क्या है? 2 is change on Celsius scale, change in temperature on Celsius scale into 1.8। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये दो रिलेशन अच्छे से ध्यान में रखो। जितना चेंज सेल्सियस स्केल के ऊपर होगा उतना ही चेंज कहाँ पे होगा बच्चों? केल्विन स्केल में होगा। जितना चेंज सेल्सियस स्केल या फिर केल्विन स्केल के ऊपर होगा उसके 1.8 टाइम चेंज कहाँ पे होगा बच्चों? फ़ारेनहाइट स्केल पे होगा। सबको क्लियर है? चलो अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। अब हम आज के लेक्चर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको दिखाई दे रहा है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू T केल्विन, द वैल्यू ऑफ T इज। मतलब रिलेशन किसके बीच का है बच्चों? फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो यूज करो फ़ारेनहाइट, रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू केल्विन स्केल के ऊपर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 373.15 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273.15। सॉल्व करो, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए सबका। फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। ये गया 5 से, ये गया 9 से, क्या दिया है? 100 फ़ारेनहाइट। सो 100 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 5। कितना आएगा? 68। चलो 68 डिवाइडेड बाय 9, 5 को उधर भेज दो, इंटू 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15।
चलो अब क्या करोगे, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 7 से जाएगा, 7 से गया, 5 बचा, फिर 9 5 जा 45, 5 5, तो 7.55 into 5 is equal to Kelvin minus 273.15. So 5 5 are 25, 2 5 5 are 25, 2 7, 2 35, 2 37 plus 273.15 is equal to Kelvin. कितना आएगा, 33 110 110 310.90 केल्विन अप्रोक्स इतना आना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलो लिखो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन केल्विन स्केल इज फाउंड टू बी x, केल्विन स्केल है। दूसरा, व्हेन इट इज मेजर्ड बाय द फ़ारेनहाइट और थर्मोमीटर इट इज फाउंड टू बी x डिग्री फ़ारेनहाइट, देन x विल बी। ठीक है, मतलब दोनों स्केल पे टेम्परेचर क्या है बच्चों, सेम है। दोनों स्केल पे टेम्परेचर क्या है, सेम। सो हमें फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू कितना होगा। इसका मीनिंग है, इसी क्वेश्चन को क्या पूछा जा सकता है, देखो, एट व्हाट टेम्परेचर, एट what temperature reading on, at what temperature reading on which scale बच्चों, एक मिनट इसको लिखना, कैमरा चेक करता हूँ चल रहा है। ठीक है बच्चों, खत्म होगा, जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे बिकॉज 1 आवर से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, जल्दी खत्म करेंगे, ध्यान दो। At what temperature reading on the Kelvin scale and Fahrenheit scales are equal। ठीक है बच्चों, कर लोगे इजीली। चलो एक ही फंडा, थर्मोमेट्री नाम सुनते ही एक ही बात याद आनी चाहिए। ठीक है, किसकी याद आनी चाहिए, बोलो, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो पहला स्केल कौन सा दिया है, केल्विन। सो रीडिंग ऑन केल्विन स्केल माइनस 273.15 अपॉन डिफरेंस कितना आता है, 373 माइनस 273.15 100 का आता है फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर। फ़ारेनहाइट माइनस 32 212 माइनस 32 180, 5 से जाएगा 9 से जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू k इज इक्वल टू f इज इक्वल टू x माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, x ही लिखना है इधर, x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। चलो अब कैलकुलेटिव पार्ट है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 9x माइनस, चलो मल्टीप्लाई करो। अभी ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में तो डिफरेंस है, तो इस 15 को अभी हटा दो, तो डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन करो। सो कितना आएगा, 273 इंटू 9, सो 2730 माइनस 273। मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, अपना कैलकुलेशन का जो मेथड है उसको यूज करो एंड कैलकुलेशन करना। टू फोर 5 7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 5x माइनस 160। ठीक है, 160, इसको इधर भेजो x को। सो 4x इज इक्वल टू 2457 माइनस 160। देखो कितना आएगा, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 6 गया 9, 1 आएगा इधर। सो 4 में से 2 गया 2 एंड 2 में से 0 गया 2। ठीक है, सो 4x का वैल्यू कितना आया है बच्चों, 4x इज इक्वल टू 2297 डिवाइडेड बाय 4। सो ये जाएगा 5 से 2 बाकी है,
4 7 जा 8 1 बाकी रहेगा 4 तो 573 के अराउंड आना चाहिए करेक्ट 573.25 ठीक है एक ही फॉर्मूला कितना फॉर्मूला एक रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट पूरा थर्मोमेट्री एक ही फॉर्मूला के ऊपर चलता है टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों चलो अभी नया स्केल डिस्कवर हो चुका है काश आप भी कोई स्केल अपने लाइफ में डिस्कवर करो जो कुछ मेजर कर सके ठीक है कुछ मेजर कर सके टेम्परेचर को मेजर करने वाला ही बनाओ तो उससे अच्छे से पता चलेगा कौन कितना हॉट है मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है कितना गर्म होगा कितना नरम है चलो देखो ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच is linear and called W scale the freezing and boiling points of water 39 क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप हुआ है बच्चों ठीक है चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन है सो फ्रीजिंग पॉइंट वो जो स्केल है उसका नाम है W स्केल W स्केल के ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 39 डिग्री W है सो लोअर फिक्स पॉइंट कितना दिया है उस स्केल के ऊपर 39 डिग्री W चलो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अपर फिक्स पॉइंट गिवन है अपर फिक्स पॉइंट इज 239 डिग्री W ठीक है चलो what will be the temperature on the scale corresponding to this temperature on डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर ये टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस तो बताओ W स्केल के ऊपर कितना होगा सिंपल बात W स्केल के ऊपर रीडिंग माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 239 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 100 ठीक है W माइनस 39 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू सेल्सियस कितना 39 डिवाइडेड बाय 100 2 से जाएगा तो इधर आएगा 78 W माइनस 39 सो W इज इक्वल टू 78 प्लस 39 178 आना चाहिए था कम आएगा 117 आएगा सॉल्व डन बच्चों चलो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने कितने करोड़ का क्वेश्चन है 7 करोड़ क्या दिया है एट व्हाट टेम्परेचर डू बोथ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर शो सेम रीडिंग मतलब सेल्सियस स्केल सी केल्विन स्केल के दोनों का वैल्यू सपोज x के इक्वल है बताओ x का वैल्यू कितना होगा कौन से टेम्परेचर पे दोनों थर्मोमीटर सेम रीडिंग शो करेंगे ठीक है तो अपना सिंपल ट्रिक रीडिंग ऑन सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 100 अपॉन 100 सो 100 कैंसल ये क्या होगा x इज इक्वल टू x माइनस 273 what temperature do both centigrade and Fahrenheit so the same reading x minus 0, 100 minus 0, x minus 273 minus 2. Oh sorry ठीक है सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बच्चों नेक्स्ट स्केल के ऊपर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के
सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट व्हाट टेम्परेचर डू बोथ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर शो सेम रीडिंग। कौन सा, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड, चलो मतलब इसका मीनिंग क्या है, सेंटीग्रेड C इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट F इज इक्वल टू X आना चाहिए, ठीक है, दोनों स्केल के ऊपर सेम रीडिंग होना चाहिए। सो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, 5 से जाएगा 9 से जाएगा, सेल्सियस की जगह x अपॉन 5, तो फ़ारेनहाइट की जगह x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160, इसको इधर भेजो 160 पॉजिटिव में आएगा, 5x माइनस 4x, सो x इज इक्वल टू माइनस 40 से जाएगा माइनस 40, करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आप बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज बाय 27 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज इन केल्विन। अभी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, आंसर क्या आएगा बच्चों, 27 केल्विन। कुछ बताने की जरूरत है क्या, आगे नहीं। इन न्यू टेम्परेचर स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन बाय द वैल्यू 10x एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 90x, ठीक है, x स्केल है, x नाम का स्केल है, x मतलब अपना x नहीं, x नाम का स्केल है जो किसने बनाया, आपकी x ने, ठीक है, आपके x ने, नहीं कोई भी x स्केल है, ठीक है, नहीं तो हमेशा ध्यान x की तरफ ही जाता। चलो तो लोअर फिक्स पॉइंट दिया है, कितना दिया है बच्चों, 10x। अपर फिक्स पॉइंट दिया है बच्चों, अपर फिक्स पॉइंट इज 90x। रीडिंग ऑन द न्यू टेम्परेचर फॉर द टेम्परेचर 10 डिग्री, मतलब सेल्सियस स्केल में 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। चलो अपना बच्चों अपना जो थर्मोमेट्री है, थर्मोमेट्री का मंत्र क्या है, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, वही लगाएंगे, x माइनस रीडिंग ऑन x स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 10 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 90 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 10, सेल्सियस स्केल के ऊपर रीडिंग 10 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 100, इधर आएगा x माइनस 10 अपॉन 80 इज इक्वल टू 10 अपॉन 100, सो ये जाएगा 10 से 1/10 आएगा, 10 ये कैंसल, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 8, so x is equal to 8 plus 10, that is 18x, done, ठीक है। सो थर्मोमेट्री को हम आज हिला के रख देंगे, ठीक है, थर्मोमेट्री से कैसा भी क्वेश्चन आने दो, आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये गारंटी आप छोड़ दो। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए, जितना थ्योरेटिकल पार्ट करवाया, उसके बाहर का क्वेश्चन नीट और मेंस में नहीं आएगा, ये लिख के ले लो, ठीक है। रिसेंटली अ फिनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व, सुपर कंडक्टिविटी हम आगे पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर में, ठीक है, ऑब्जर्व्ड एट 73 केल्विन। चलो द टेम्परेचर इज नियरली इक्वल टू, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन है, चलो केल्विन रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, रीडिंग ऑन केल्विन इज 73 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 डिवाइडेड बाय 100, ये गया 5 से, ये गया 9 से, मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस 160 इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 प्लस 2 65 माइनस ये छोड़ दो अभी, यही लो, सो ये कितना आएगा, 9 3 जा 7, 9 3 जा 7 7 7 27, ठीक है, 9 7 जा 63 65, फिर 6 से जाएगा 18 प्लस 6 24, सो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 4 5 7 माइनस 6 5 7, ठीक है, मतलब 1800 आएगा। इधर कितना आया बच्चों, 1800, माइनस में आएगा, निगेटिव, आपके जैसा ही निगेटिव आया, ठीक है, मैं आपको पॉजिटिव बना दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए बहुत
मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 16405 तो नेगेटिव में आंसर आएगा, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। यह इज इक्वल टू -1640 डिवाइडेड बाय 5, सो -3 से जाएगा 1 बाकी, 5 2 जा 2 से गया, कितना बाकी रहेगा बच्चों 4, 8 से जाएगा एंड आपका आंसर आएगा 328 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चों मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता हूँ, क्यों? जब मैं नीट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम पे भी मेरा कैलकुलेशन एक्चुअली इससे भी फास्ट है। जब मैं अकेला बैठता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन इससे फास्ट होता है, इससे डबल फास्ट मैं कर सकता हूँ। बिकॉज जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे मोस्ट ऑफ वैल्यूज मुझे याद हो गए थे, वो वैल्यू मुझे अभी तक याद है, ठीक है। सो ये कब होता है? जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। जब तक नीट का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता, जब तक JEE क्रैक नहीं हो जाता, तब तक ऐसे पागलों की तरह मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो। अब अगर आपका रैंक ऑल इंडिया 1 आया तो हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, ठीक है। अगर मेहनत करना ही है तो फिर वो पूरा जान लगा के करना है, नहीं तो मत करो। डॉक्टर बनना, IIT में जाना इतना आसान बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर वो हासिल करना है, जो आपने ड्रीम देखा है, वो अगर ड्रीम पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ही बात करनी है। क्या करनी है? मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक है। चलो आज तो हमने क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है? तो ये भी अपने तरीका बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पर ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन डिग्री सेल्सियस, वाई एक्सिस के ऊपर डिग्री सेल्सियस को रखो। चलो ये तो मेरे बच्चे इजीली कर लेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर डिग्री सेल्सियस को रखो, चलो रख दिया। मुझसे पहले आंसर आना चाहिए। फ़ारेनहाइट को एक्स एक्सिस के ऊपर रखो, ठीक है, जैसा आपका मर्जी। एट डिफरेंट टेम्परेचर स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी। चलो फाइंड आउट करते हैं। क्या ड्रॉ करने की जरूरत है? आगे नहीं। क्या मंत्र है अपना? रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो सेल्सियस स्केल के लिए लिखो C/100, बिकॉज -0 तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर आओ, फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 212 -32, सो ये आया C/100 इज इक्वल टू F -32 डिवाइडेड बाय 180। ये कितने से गया? 5, ये 9 और 9C को, हाँ ठीक है, C आने दो, 5 को इधर ही रहने दो क्योंकि सेल्सियस आपको नहीं, ठीक है सेल्सियस आपको वाई एक्सिस के ऊपर चाहिए, तो सेल्सियस को अकेले रहना पसंद है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 9, सेपरेट करके लिखूंगा। 5 into 32 160 डिवाइडेड बाय 9। चलो कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx माइनस c, x मतलब m मतलब 5/9 एंड 5/9 योर आंसर। सर वहां पे 9/5 आया था। अरे पागल, उधर y एक्सिस पे कौन था? y एक्सिस पे आपका फेवरेट फ़ारेनहाइट था एंड x पे कौन था? c। इनको अगर उल्टा करोगे तो आंसर भी उल्टा होगा, ठीक है। तो रट्टा मत मारो किसी वैल्यू का, ठीक है। चलो क्या है आंसर? 5/9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अभी तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। आप, आई होप कि आपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। इन नोट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस मैंने आज आपसे सॉल्व करवाए, जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, उसी से रिलेटेड किसी भी बुक में जाओगे तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे एंड आपको एक सिंगल डाउट भी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो और एक दिन आपका सिलेक्शन फिक्स होगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट।